नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा संकट बना हुआ है, बल्कि गहराता जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट बिल्कुल आमने सामने हैं। लंबे वक्त से जो चल रही है इनके बीच में खटपट, वो अब सबके सामने है। सचिन पायलट ने इस पर ज्यादा कभी कुछ साफ नहीं बोला, लेकिन ये बात कितनी बढ़ गई है ये अब बिल्कुल सामने है। जब कल न सीएलपी हुई और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे उन्हें वहां से बिना किसी कार्रवाई को अंजाम दिए, बिना विधायकों से बात किए लौटना पड़ा। मुद्दा यह है कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सूरत में मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत तैयार नहीं है कि वो अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को वो दे दें। सचिन पायलट की दावेदारी के विरोध में गहलोत खेमे ने एक मोर्चा खोल दिया है। लगातार गहलोत खेमा जो है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। गहलोत गुट का यह दावा है कि उनके साथ 92 विधायक हैं, वो तमाम विधायक जो कि कल स्पीकर के पास गए थे। गहलोत समर्थक विधायकों का केंद्रीय टीम से मिलने से इनकार। केंद्रीय टीम में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, अजय माकन गए थे। यहां से संदेश गया था कि एक एक करके सभी विधायकों से बात करनी है, लेकिन इन विधायकों ने केंद्रीय टीम से मिलने से इनकार कर दिया है। विधायक जयपुर से अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो गए हैं। कहा गया कि चूंकि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं, इसलिए ये नहीं मिल सकते। कांग्रेस की केंद्रीय टीम जो है वो जयपुर से दिल्ली लौट गई है और अब अजय माकन और दूसरे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रमुख गहलोत समर्थक बागियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार भी किया जा सकता है, ये भी एक चर्चा है। और गहलोत का समर्थन उतना नहीं जितने का दावा है। ये सचिन पायलट कैंप का कहना है कि ये तमाम लोग जो हैं 92 लोग जिनका दावा किया जा रहा है वो सभी लोग गहलोत के साथ नहीं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को गलत बोलकर, कुछ भ्रमित करके कल सीएलपी में नहीं जाने दिया गया और सभी जो हैं वो राजस्थान के मंत्री शांतिलाल धारीवाल के वहां पर पहले पहुंच गए, क्योंकि उन्हें टाइम ही गलत बता दिया गया था सीएलपी को और कहा गया था कि बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं यहां है, इसलिए सारे विधायक यहां पहुंच गए थे। तो कई तरह की कॉन्स्पिरेसीज भी सामने आ रही हैं। बड़े सवाल बने हुए हैं कि राजस्थान कांग्रेस की सियासत में अब आगे क्या होगा। क्या अशोक गहलोत ने पार्टी अनुशासन को तोड़ा है? क्या अध्यक्ष पद के लिए अब गहलोत की उम्मीदवारी पर सवाल है? आलाकमान की पसंद रहे गहलोत अब क्या बागियों में गिने जाएंगे? क्या गहलोत के पावर गेम को भांपने में कांग्रेस आलाकमान नाकाम रही है? ये बड़े सवाल हैं राजस्थान की राजनीति में जो बने हुए हैं। अभी कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, कमलनाथ भी साथ जाएंगे आप? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। सर, आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक पैनल जिसमें तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस समर्थक हैं। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुजाता पॉल कांग्रेस समर्थक, केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार और आलोक वत्स बीजेपी समर्थक। अभी जो यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो लौट आए हैं और खाली हाथ लौटे हैं। अब वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि ये कितनी बड़ी बगावत है और क्या अब गहलोत के अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने पर भी सवाल खड़ा होता है जिस तरह की बगावत दिखाई दी है। सुजाता पॉल, ये हर पार्टी में कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, जैसे आज राजस्थान कांग्रेस में आई हैं और अशोक गहलोत जी का नाम जैसे आप कह रहे हैं, लोगों को लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए वो सबसे मजबूत चेहरा है। मेरा ऐसा मानना है कि हर चेहरा मजबूत चेहरा होता है और राजस्थान में निश्चित तौर पर उनके जैसा चेहरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी जो घटनाक्रम घटा है उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है
कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कल की मीटिंग में नहीं आए मगर आना चाहते थे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इसलिए अभी अर्जुन खड़गे जी और अजय माकन जी क्या रिपोर्ट देते हैं सोनिया जी को, सभी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा पर अशोक गहलोत ने ये बगावत खड़ी की है, ये सब कुछ अशोक गहलोत के बगैर ही हो गया। केवी प्रसाद, आपका क्या मानना है? क्योंकि गहलोत साहब ने कल भी कह दिया कि विधायक अपनी मर्जी की कर रहे हैं, ये मेरे बस में नहीं है, विधायकों की ये पसंद है। तो ये विधायक, इसमें से अब ये भी बात आई कि बहुत लोगों को भ्रमित किया गया कि सीएलपी वहां पर है ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास पे जाना नहीं है, शांति धारीवाल क्या सब पहुंच जाए, इसलिए वो 7 बजे के बजाय 5 बजे से वहां पहुंचने लगे। पर ये सब कुछ अशोक गहलोत की रजामंदी या उनकी जानकारी के बगैर तो हुआ नहीं, तो इसको बगावत मानी जाएगी या नहीं? केवी प्रसाद, कई सारे षड्यंत्र थ्योरी जो बीच में आए हैं, जो जिसका आपने खुला बात भी रखी है, इसमें एक तो जरूर है कि जरूर गहलोत जी का इसमें पीछे जिसे कहते हैं कि एक तरह से ब्लेसिंग होगा। वो इसलिए कि शुरू से एक माहौल इस तरह से दिख रहा था कि गहलोत साहब वहां से छोड़ने के बाद अगर अध्यक्ष पद की चुनाव लड़के अगर अध्यक्ष बनने की बात जो चल रही थी, तो वो राजस्थान को सचिन पायलट के हवाले नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा शुरू से ही माना जा रहा था। तो उसके लिए अगर पार्टी के अंदर बातचीत हुई हो, जैसे गहलोत मिलके गए पहले सोनिया गांधी जी से, जब उस वक्त कोई स्पष्ट उनसे कहा गया हो या इस तरह का जो पूरा फैक्ट अगर था, तो वो अनफोल्ड ऐसे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप रहा है, या ऐसा लगता है। एक दूसरा ये क्या इसे बगावत मानेंगे, ये तो एक तो ये कि इसमें बहुत बड़ा दरार पैदा कर दिया अगर गहलोत जी के रहते हुए इस तरह की बात हुई है, और वो कल को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे। जिस तरह से अटकल निकल रही थी और जिस तरह से लोगों का मानना था कि इनके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस गांधी परिवार का इनके ऊपर आशीर्वाद है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी दरार जरूर पैदा हुई है। मेरे ख्याल से पर्यवेक्षक का रिपोर्ट थोड़ी देर बाद कुछ बिंदु निकल के आएंगे। जरूर है मामला बहुत फंस गया है। तो क्या लगता है कि विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष पद पे गहलोत की उम्मीदवारी पे ये सवाल खड़ा करता है या नहीं? देखिए, जिस तरह की बगावत तो नहीं मानता, लेकिन दबाव की राजनीति जरूर मानता हूँ। आला कमान पर दबाव डालने की बात है, और इसीलिए सारा जो है जयपुर में जो हुआ है ड्रामा हुआ। और ये बात भी मैं नहीं मानता कि विधायकों को पता नहीं था कि सीएलपी बैठक कहाँ होगी, और ये कहने की बात है। सबको मालूम था सीएलपी बैठक सीएम के घर पे होनी है, और वो विधायक को इतने बच्चे नहीं होते उनको पता ना हो। जो बात वहां दूसरी तीसरी बात, फिर अगर ये कंफ्यूजन था तो इस्तीफे क्यों दिए उन विधायकों ने? चले आते वो लौट करके वहां से हट करके, अगर ऐसी स्थिति थी कि भाई हमको नहीं पता था। तो ये तो आफ्टर थॉट है, जब पर्यवेक्षकों ने या इन लोगों ने, प्रभारी अजय माकन ने संपर्क किया होगा, तब कहा गया होगा। लेकिन मुझे लगता है, तो जो दबाव बनाने की बात आप कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है या आला कमान ने बहुत हड़बड़ की है? कई लोग कल ये भी बात कह रहे थे, कई वरिष्ठ पत्रकार, कई जानकारों से हमने बातचीत की थी कि ये जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक हड़बड़ी भी है। इतनी जल्दी क्या थी, जब अध्यक्ष पद का चुनाव अभी हुआ नहीं है, उसके पहले ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को कहा जा रहा है, तो ये तरीका ठीक नहीं था और मिसकम्युनिकेशन भी था। तो आप क्या मानते हैं विनोद जी? नहीं, निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि मेरी एक बात नहीं समझ में आती है कि आला कमान या पर्यवेक्षक या प्रभारी या अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ क्यों नहीं बिठाते? अभी तक दोनों को एक साथ बिठा के बात ही नहीं की गई। न राहुल गांधी ने बात की, न सोनिया गांधी ने बात की, न प्रियंका गांधी ने बात की, न अजय माकन ने बात की। अरे भाई, आपकी पार्टी के दो नेता हैं, पहले उनको एक साथ बिठाइए, उनके इश्यूज को समझिए, और उसके बाद फिर उनके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करिए। जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की भी है। अजय माकन का भी फेल्योर है। आप प्रभारी हैं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है राज्य में, तो काहे के प्रभारी हुए आप? तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप भी है और आला कमान की हड़बड़ी भी है। देखिए, 2013 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया। मुख्यमंत्री पद उन्होंने तब छोड़ा जब वो लोकसभा में बहुमत मिल गया और उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी थी। तो तरीका यही होता है, होना यही चाहिए था। लेकिन जिस हड़बड़ी में सारी चीजें हुई है, तो उससे सारी बात बिगड़ गई है। जैसा आपने एक साथ ना बिठा करके, जी विनोद जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भी एक तरह से नाकामी है कि आपको आपके राज्य में क्या हो रहा है, जो राज्य के प्रभारी हैं उनको
को पता भी नहीं। अब वो लौट कर आए हैं और वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए हैं। नगमा जी जो बात नगमा सहर और विनोद अग्निहोत्री और केवी प्रसाद को 3 बजे पता लग गई, वो अजय माकन को जयपुर में रहते हुए नहीं पता लगी, तो ये तो मतलब इस पे तो सवाल उठना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इस समय मैं वापस लौटूंगी। एक हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, जो 10 जनपद पे मौजूद हैं और इस समय वहां क्या चल रहा है। पूरे हलचल का केंद्र वही है। यहां पर वो दोनों नेता जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, लौट के आए हैं अब जयपुर से और सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। क्या होगा आगे राजनीति में, वहां से क्या खबर है आपके पास हिमांशु? देखिए नगमा, पीछे करीब आधे घंटे से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हैं और उनके साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी से जो आपकी मुलाकात होगी उसका एजेंडा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी और हम वहां पर सोनिया गांधी को ब्रीफ करने जा रहे हैं। जो कुछ भी हमने बातचीत की है और हमने जो आकलन किया है, वहां जो परिस्थिति है उसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे सोनिया गांधी को और एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उनको देंगे। उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि आपकी मुलाकात अशोक गहलोत के साथ हुई है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, एक कर्टसी कॉल थी, क्योंकि हम राजस्थान गए थे तो हमने उनके साथ मुलाकात की। लेकिन जो संकट है उस पर रिपोर्टर बार बार सवाल पूछते रहे, लेकिन न ही अजय माकन ने कुछ कहा और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा है। और इससे बहुत साफ लगता है कि जो तैयारी थी अशोक गहलोत को चुनाव लड़वाने की अध्यक्ष के तौर पर, वो फैसला शायद पहले लिया गया और वहां पर किस तरह सत्ता परिवर्तन हो, नया मुख्यमंत्री का चयन हो, इसके बारे में प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू की गई और इसकी वजह से अब मुझे लगता है एक नया संकट सामने आ गया है। और हैरानी इस बात की भी है कि अशोक गहलोत खुद सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसमें अपना नामांकन भरेंगे और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा आश्वस्त किया था पार्टी नेतृत्व को। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में सामने आया है उससे बहुत साफ है कि न सिर्फ संवाद की कमी है संगठन में, राजस्थान में जो सीएलपी है और जो यहाँ कांग्रेस लीडरशिप है उसके बीच में, और ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस लीडरशिप को हाईकमान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से विरोध होगा सचिन पायलट का वहां पर। बहुत बड़ा एक झटका भी देखा जा रहा है हिमांशु, जिस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मिलने से इनकार कर दिया है गहलोत कैंप के लोगों ने और वहां पर मौजूद थे और ये लोग मिल नहीं पाए। इनकी बड़ी नाकामी भी रही और राज्य के प्रभारी हैं, इनको जानकारी नहीं थी कि वहां क्या चल रहा है और अब तक ये नहीं हो पाया कि आमने सामने कोई बातचीत हुई है। तो जाहिर है बहुत सारी दरारें हैं जो खुलकर सामने आई हैं। अब तक तो गहलोत और सचिन पायलट को बिठा के भी साथ बात नहीं हुई है। तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा जिसे फुल ब्लोन क्राइसिस कहते हैं वो मौजूद है। इनके वहां जाने से कुछ हुआ नहीं है। किस तरह की बातें आप सुन रहे हैं कांग्रेस खेमे से? देखिए, जो सचिन पायलट के करीबी नेता हैं उनका ये कहना है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट के नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। दूसरे राज्यों में कमलनाथ को और जो बघेल हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय से एक अंदरूनी खींचतान जिसको हम कह सकते हैं वो लगातार जारी रहा है। इस पूरे जो पिछले 3-4 साल का घटनाक्रम राजस्थान में रहा है। और आपको याद होगा कि जब एक वक्त बगावत की खबर आई थी उस वक्त भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी कांग्रेस हाईकमान को और सचिन पायलट और उसके खेमे को शांत करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसके बाद सचिन पायलट के खेमे के कुछ नेताओं को सरकार में शामिल किया गया था। लेकिन उस वक्त के बाद से ही लगातार अशोक गहलोत ये संकेत देते रहे हैं कि वो अपना पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सचिन पायलट के लिए। और अभी जिस तरह की बगावत की खबर वहां से आई है उससे बहुत साफ है कि जो फिशर्स हैं, जो अंदरूनी गतिरोध है, अंतर्विरोध है वहां पर संगठन में के कुछ ने एक तबके में और अशोक गहलोत खेमे के बीच में, जिसके बीच में तनाव बीच बीच में बढ़ता रहता है, वो अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस हाईकमान के सामने चुनौती ये भी है कि अगले जो विधानसभा चुनाव करीब 1 साल बाद वहां पर होने वाले हैं, उसके पहले अगर पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर सामने आती है तो इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की छवि को पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो और अभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय कांग्रेस हाईकमान के पास नहीं है। नगमा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छवि की जहां तक बात है, आप सोशल मीडिया ही देख लें, तमाम तरह के इसके ऊपर मीम्स और
जोक जो है वो चलने लगे हैं। और ये भी हो रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ तो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, पर पार्टी जिस तरह से बिगड़ रही है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी पार्टी में इस तरह की दरार है, तो अब आगे क्या कहेंगे इसके ऊपर, जाहिर है सवाल उठेंगे। धन्यवाद आपका हिमांशु। ये लोग लौट कर आए हैं जो केंद्रीय पर्यवेक्षक, वो अब चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, सोनिया गांधी के पास गए हुए हैं और लगातार बातचीत चल रही है। बड़ी समस्या रही कि वहां पर गहलोत कैंप के कोई भी विधायक जो हैं वो इनसे मिले नहीं हैं, और ये भी लग रहा है कि जो आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से एक कमजोरी तो ये रही है कि वो समझ नहीं पाए कि राजस्थान में क्या हो रहा है। कुछ जल्दी दिखाई गई यहां पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, और अब जिस तरह की बगावत दिखाई दी है उसको कैसे संभाला जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। आलोक वत्स से हमारे साथ बीजेपी के केवी प्रसाद, सुजाता पॉल और विनोद अग्निहोत्री। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम। तो हमारे साथ मौजूद हैं तमाम पैनलिस्ट, और हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त सभी लोगों से कि क्या आकलन है उनका। आलोक वत्स जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारे कटाक्ष हो रहे हैं कि कैसे पार्टी नहीं संभल रही है, इनसे भारत क्या जोड़ेंगे, लेकिन आपकी क्या रीडिंग है इस सिचुएशन की राजस्थान में? कल हमने ये भी सुना कि ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है, ये बीजेपी का गेम प्लान है। देखिए नगमा जी, बहुत तकलीफ होता है जब भारत की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल देखने को मिलता है। एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। उस कवायद में ये लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपके चैनल पे भी कहा था कि भारत जोड़ो से पहले इनको कांग्रेस जोड़ो की कवायद करनी चाहिए। कपिल सिब्बल, जयवीर शेरगिल, अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल, गुलाम नबी आजाद, और अब जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये देश जो देख रहा है उससे ये इनको बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में कहीं से सोचेगा भी इनके बारे में? अशोक गहलोत जैसे कद्दावर और एक्सपीरियंस आदमी ने जिस तरीके का नाटक और बवाल मचा दिया राजस्थान में, और कह रहे हैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इट इज ऑल ऑर्केस्ट्रेट, ये बनाया गया है। वो उनको मोह नहीं छूट रहा राजस्थान का, और वो दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पर आपको क्या लगता है, आप विपक्ष के तौर पे अगर आप दूर से देखते हैं, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की इस पे गड़बड़ है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बहुत जल्दी ही अशोक गहलोत से छोड़ने को कह दी, जबकि वो अभी अध्यक्ष बने नहीं है, क्योंकि अब तो उनके अध्यक्ष बनने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली सवाल खड़ा होगा ही। इस तरीके का जो नाटक पूरे देश को देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस के हक में कहीं से भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के हक में ठीक नहीं है, और एक ये भी है तो बहुत अच्छा है ये, और इस तरीके का नाटक करे, हमारा वोट और बढ़ेगा। लेकिन मैं देश हित की बात कर रहा हूं, एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। ये इस तरीके कवायद करके ये मजबूत विपक्ष, ये खुद अपनी पार्टी भारत मुक्त भारत कांग्रेस, भारत मुक्त कांग्रेस, ये खुद ही उसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष अगर होगा तो ये अच्छी बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए। हमारे साथ उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं जयपुर से, हमारे सहयोगी। लगातार जयपुर में हमने देखा केंद्र रहा ये तमाम पॉलिटिकल उठापटक का। उमा, अब केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां लौट आए हैं, और वहां पर अब क्या सुन रहे हैं आप? विधायकों ने मिलने तक से इनकार कर दिया है, तो उस पर क्या अपडेट है? जी देखिए नगमा, यहाँ से जो 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली जा चुके हैं, 10 जनपद पहुंच चुके हैं, वहाँ अपनी वो रिपोर्ट दे रहे हैं। कल का जो दिन था वो अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों का था, और अब जो है ये देखने की बात होगी कि जो हाईकमान है वो किस तरह का फैसला लेता है। जो यहाँ पे सेंस दिया गया है, जिस तरह के बयानात दिए गए हैं केंद्रीय पर्यवेक्षकों के द्वारा, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कल जिस तरह की मीटिंग बुलाई गई जो कि CLP बैठक से इतर थी, वो एक अनुशासनहीनता की निशानी है, और इस संदर्भ में कार्रवाई की बात भी की गई है।
कार्रवाई किस तरह की होती है, किन पर होती है, वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन महेश जोशी जो कि चीफ व्हिप हैं और जो शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिनके घर पे ये बैठक हुई, तो ये माना जा रहा है कि इन दोनों सूत्रधारों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसी जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्या आधिकारिक तौर पे ऐसा फैसला लिया जाता है, क्या एक और मोर्चा खोला जाता है, या इस बात को जाने दिया जाता है? अगर जाने भी दिया जाता है तो एक जो फेस का लॉस है केंद्रीय हाईकमान का, उसमें वो नजर आता है और उनको अपनी रिट दिखानी है तो कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और उमा, तो अब अशोक गहलोत लेकर है। अब अशोक गहलोत की अध्यक्ष उम्मीदवारी का क्या? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि अध्यक्ष पद के लिए जब उनका नाम आगे किया गया और जिस तरह से वो नानुकुर कर रहे थे, हालांकि बाद में वो माने थे, अब जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर एक जो कहा जा रहा है कि उनकी शह पे ये बैठक हुई है, उसके बाद उनकी जो वफादारी है उसको लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो अब कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि क्या उनका नाम आगे किया जाना चाहिए या कोई दूसरा नाम लेकर आगे आना चाहिए। ऐसा लगता नहीं है कि अब अशोक गहलोत को पर्चा भरने के लिए कहा जाएगा। जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि 30 तारीख अंतिम तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने का, और उसके पहले कोई नया नाम देखने को मिल सकता है। नगमा जी धन्यवाद आपका उमा। अशोक गहलोत अगर पर्चा नहीं भरते हैं तो अब ये भी दिलचस्प होगा कि शशि थरूर वर्सेस कौन, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए। धन्यवाद आपका विनोद अग्निहोत्री। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भी, और हमारे साथ में केवी प्रसाद भी हैं। केवी प्रसाद, आपको क्या लग रहा है अब कि राजस्थान में कांग्रेस, अगर अशोक गहलोत भी अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे या उनको पर्चा भरने को नहीं कहा जाएगा, इधर जो ये विधायक बगावत दिखा रहे हैं, कुछ मंत्रियों पे हो सकता है कार्रवाई भी हो, तो राजस्थान कांग्रेस भी क्या टूट रही है अब? जो प्रांतीय चुनाव है वहां पे साल भर के अंदर होने हैं, तो विधायक अपना रास्ता देखते रहेंगे कि क्या इस पार्टी के थ्रू जो टिकट लेके आए हैं, तो उसमें वैसे भी इलेक्शंस के आसपास माइग्रेशन होता है, पार्टीज के बीच लोग इधर से उधर जाते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके अलावा दूसरी बात जो होगी, राजस्थान में टूट पड़ने के जो बात कही, जो उमाशंकर ने आपको बताया कि दो लोगों को जो उसके खिलाफ संगठनात्मक या कोई कार्रवाई करती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, एक। लेकिन दूसरा है, माना जा रहा है शुरुआत से कांग्रेस में एक संकेत होता है हाईकमान की तरफ से और उसके ऊपर लोग उस इशारे के तहत चलते हैं। अगर पार्टी ने ये सब कुछ करके फिर भी अगर पायलट को बिठा दिया बस कीजिएगा, तो उसमें किस तरह का होगा माहौल, क्योंकि पार्टी की तरफ से वो एक संभावना की तलाश है ये। लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान जरूर, जैसे साथियों ने भी कहा है, कठिनाई की दौर में है कांग्रेस पार्टी वहां पे। अभी विनोद जी, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है आगे? यहाँ पर कोशिश हो रही है, अशोक गहलोत तो लगता नहीं है अब अध्यक्ष बनेंगे, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं अब शशि थरूर बिना कुछ चुनाव लड़े ही चुने जाएंगे क्या, या उनके खिलाफ की कोई अभी उम्मीदवारी के लिए कोई सामने आएगा? नहीं, उम्मीदवार तो कोई ना कोई जरूर सामने आएगा। अशोक गहलोत जी की उम्मीदवारी जहां तक है वो तो अब संदिग्ध हो गई है। जिस तरह का पूरा वातावरण है, यहाँ दिल्ली में भी मेरी कई नेताओं से बात हुई, और आज जिस तरह कमलनाथ को बुलाया सोनिया गांधी जी ने, उनसे बात करेंगी, कोई रास्ता निकलेगा, क्या होगा। लेकिन कुछ नाम चर्चा में चलने शुरू हो गए हैं, और कुछ ऐसे नाम चर्चा में चलने शुरू हो गए हैं जो अभी तक चर्चा में नहीं थे। जैसे मैं एक नाम अभी आपके सामने ले रहा हूँ, हो सकता है आपको भी आश्चर्य हो उसको नाम सुन करके, लेकिन उसकी भी चर्चा चल रही है। वो जनार्दन द्विवेदी जी का नाम जो है शुरू हो गया है कि भाई बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, विवाद नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कि कोई छत्रप हो, जो कोई खतरा हो, विश्वस्त भी है फैमिली के और पार्टी के रीति नीति के, तो उनका भी नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह का नाम तो खैर से दिग्विजय सिंह खुद ही कह रहे थे कि मैं जो भर सकता हूँ जी के बारे में बात हो गई है। तो इस तरह अब कुछ लोग भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भूपेश बघेल वाला नाम इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि वहां भी अशोक गहलोत जैसी स्थिति है। तो मतलब वहां भी अगर टीएससी विधेयक को बनाने की कोशिश की जाएगी तो वहां भी फिर ये स्थिति हो सकती है। यही दो राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार, जी विनोद जी, यही दो राज्य थे जहां कांग्रेस की सरकार इस समय मजबूती से है, और वहां के मुख्यमंत्रियों को इस तरह डिस्टर्ब करना, अब वहां पे भी ये समस्या खड़ी हो सकती है। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ अध्यक्ष पद के लिए गहलोत की उम्मीदवारी पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सवाल बना हुआ है, पूरी उथल पुथल है राजस्थान कांग्रेस में कि आगे वहां की राजनीति में क्या होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में प्रशासन में अब हड़कंप मचा है। ये जब लड़की की हत्या हुई उसके बाद 6 दिन तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ और बाद में जब खबर सामने आई तो इसके ऊपर अब हंगामा है। परिवार ने अंकिता की हत्या को लेकर शासन प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए हैं। पिछले पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक कर्मचारी अंकित गुप्ता पर अंकिता की हत्या करने का आरोप है। आज इस हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इन तीनों आरोपियों को रिमांड में लेने की मांग की है। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान है, ऐसा प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया है। अंकिता की मौत डूबने से हुई, प्राथमिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, एनडीटीवी की टीम उस रिजॉर्ट में गई। शरद शर्मा बता रहे हैं अंदर का हाल। अब मैं आपको ये जो रिजॉर्ट है ये अंदर से दिखा रहा हूं। इस समय मैं रिजॉर्ट के अंदर ही, प्रेमाइसेस के अंदर ही एक फैक्ट्री बनी हुई थी। इसमें बताया जाता है कैंडी वगैरह बनाने का काम हुआ करता था। और जब ये तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चला, ये मामला उठा, बुलडोजर चला, तोड़फोड़ हुई, इसके बाद में इसमें आग लगा दी गई। ये कहा जाता है कि आसपास के लोग गुस्से में थे तो उन्होंने उठाकर यहां पर आग लगा दी और ये जो पूरी फैक्ट्री है ये जल गई। देखिए यहां पर ये बचा कुचा सामान जो है, ये कैंडीज वगैरह जो यहां बनती होंगी, ये सारे इसके जो हैं जले हुए अवशेष पड़े हुए हैं। और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो अभी भी आपको धुआं यहां पर दिखाई देगा। जो आग लगी थी, जो आग लगाई गई थी, वो अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है। रह रहकर यहां पर जो है धुआं उठ रहा है। यहां भी तस्वीर जो है वो कमोवेश कुछ ऐसी ही है। थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहां पर तोड़फोड़ हुई है। कांच ही कांच यहां पर टूटा पड़ा है। ये मुख्य रिजॉर्ट है जो बाहर से जैसा दिखता है, यहीं से ये बिल्कुल इसका फ्रंट है इस रिजॉर्ट का। ये सारा यहां शायद शीशे से जो है, ग्लास से इसको कवर किया गया होगा, ये दिखाई दे रहा है देखिए। और क्योंकि इसमें तोड़फोड़ हुई तो सारा कांच जो है यहां पर टूटकर बिखरा हुआ है। जूते पहन रखे हैं, इस वजह से यहां चल पा रहे हैं, वरना तो चप्पल वगैरह हो तो चल ही नहीं पाएंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं। पुलिस को जो है इस सब को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए था। और ये रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का कमरा बताया जाता है कि वो यहीं पर, ये बराबर में रिसेप्शन था। देखिए ये जो है यहाँ रिसेप्शन रहा होगा और ये इसके बराबर में अंकिता भंडारी जब यहाँ काम करती थी तो ये अंकिता भंडारी का कमरा बताया जाता है। अलमारी जो है ये फिलहाल यहाँ खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ तहस नहस है। दीवार तो ये बुलडोजर चल के जो है तोड़ ही दी गई है। पर्दे जो हैं उतरे हुए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सारा कुछ जो है एक तरह से तहस नहस यहाँ पर हो चुका है। पहले यहाँ बुलडोजर चला तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने नहीं चलाया। हालांकि सरकार कह रही है कि करवाया गया है, खुद क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने नहीं तोड़ा तो फिर ये किसने तोड़ दिया। खैर तोड़ा तो गया ही है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, उसके बाद में जो यहाँ पर जो है आग जलने की घटना हुई, ये सब कुछ तहस नहस किया गया। इसमें भी पुलिस का कहीं कोई जो है ये रोल नजर नहीं आया कि पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, पुलिस ने रोकथाम की है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सबूत तो इस मामले में इस सब के चलते नष्ट नहीं हो गए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये बनता है कि ये सब किसने किया है। कहीं इसकी आड़ में सबूत जो हैं कहीं नष्ट करने का काम ना हो गया हो, ये डर बना हुआ है। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, कई विधानसभा चुनाव हैं। वैसे उनका कार्यकाल 2023 को खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है, ये जानकारी आ रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश शर्मा इस पर और जानकारी के साथ। जेपी नड्डा पार्टी के लिए कितने अहम हैं और उन्होंने कितनी इसमें अहम रोल अदा किया है, इसलिए लगता है एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा। अखिलेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए नगमा, जैसा कहा जाता है कि युद्ध के बीच सेनापति नहीं बदले जाते हैं, तो यही कारण है कि 10 तो विधानसभा के चुनाव हैं, इसके बाद 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले 20 महीने में ही ये सारे चुनाव होने हैं और जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया है बीजेपी की अमूमन वो अगस्त में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार वो शुरू नहीं हुई अभी तक। तो इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जाएगा। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल मई 2024 तक लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ताकि वो पूरा ध्यान चुनाव लड़ने पर लगा सकें। 3 कारण हैं जिसके चलते उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। पहला तो ये, और सबसे बड़ा कारण, कि पीएम मोदी का पूरा विश्वास जेपी नड्डा को प्राप्त है। पीएम मोदी जेपी नड्डा के प्रदर्शन से काफ़ी खुश बताए जाते हैं। खासतौर से जो कोविड महामारी का 2 साल का काल रहा, उसमें बीजेपी के संगठन को जिस तरह से लोगों की मदद के लिए जेपी नड्डा ने झोंका, उसको लेकर के पीएम काफ़ी खुश बताए जाते हैं कि इससे लोगों की सेवा करने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। दूसरा ये है, जैसा हमने कहा, कि संगठन के चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए ये संभावना भी इसी बात की है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा। और तीसरा कारण ये भी है नगमा, कि जो जातिगत समीकरण है बीजेपी के, उसमें जेपी नड्डा फिट बैठते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को पहली बार दी है, जाट ओबीसी उपराष्ट्रपति देश को दिया है, खुद पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ऐसे में अगड़े वर्ग की नुमाइंदगी जेपी नड्डा करते हैं ब्राह्मण होने के नाते। तो इस तरह से जातिगत समीकरण जो है उसमें भी नड्डा फिट बैठते हैं। तो यही कारण है कि इन 3 कारणों के चलते संभावना इस बात की पूरी है कि उन्हें एक्सटेंशन दे दिया जाए। और उनकी जगह पे कोई और नाम भी चल रहे थे, या कोई अभी है ही नहीं रेस में कि किसी और को भी अध्यक्ष? अभी तो इस तरह चूंकि कोई प्रक्रिया ही नहीं है, इसलिए किसी और के नाम आने की तो बात ही खड़ी नहीं होती है। लेकिन हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, और फिर उसके बाद नए नाम पर चर्चा होने की संभावना रहेगी। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो 2024 तक नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत अहम चुनाव हैं, कई अहम चुनाव हैं, और इसके बीच में अध्यक्ष नहीं बदला जा सकता। अखिलेश शर्मा ने हमें जानकारी दी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव हैं। इसको देखते हुए ये पार्टी का फैसला है कि बीच में जेपी नड्डा को बदला न जाए, क्योंकि जेपी नड्डा ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री का विश्वास उन्हें हासिल है। वैसे 2023 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल मौजूदा अध्यक्ष के तौर पे 3 साल का जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा है, पर अभी ये खबर आ रही है कि जेपी नड्डा को शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है।